हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर हमारा राज्य इतिहास चल रहा था, मारवाड़ का इतिहास। हमने कल की क्लास में देखा था अजीत सिंह को राजा बनाया था। अजीत सिंह के बाद में अजीत सिंह के पुत्र बख्त सिंह द्वारा मार दिया जाता है। बख्त सिंह व अभय सिंह दो भाई होते हैं। अभय सिंह व बख्त सिंह दोनों भाई राज्य को बांट के अपना अपना राज्य निर्धारित कर लेते हैं। यहाँ का राजा जो है तू है और इस क्षेत्र का राजा मैं। आज उसी कड़ी के अंदर जो मारवाड़ का राजा बनता है अभय सिंह व बख्त सिंह में से, वो राजा पढ़ने वाले हैं। अभय सिंह व बख्त सिंह में से मारवाड़ का राजा बनता है अभय सिंह। अभय सिंह पढ़ेंगे। अभय सिंह के बारे में हमने एक बार पहले भी चर्चा की है साथियों, ध्यान में रहे। कब चर्चा की है, बात करते हैं। अभय सिंह का नाम एक बार पहले भी आया है, कब आया है उसकी बात करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1724 से 1749 ईस्वी तक मिलता है। कब तक का मिलता है साथियों? 1724 से 1749 ईस्वी तक मिलता है। अभय सिंह अजीत सिंह का पुत्र है, वो ही अजीत सिंह जिसको दुर्गादास जी राठौड़ राजा बनाती है। देवारी का समझौता होता है 1708 में और राजा अजीत सिंह को बना दिया जाता है। बाद में वो ही अजीत सिंह दुर्गादास जी राठौड़ को मारवाड़ से देश निकाला दे देते हैं। दुर्गादास जी राठौड़ मेवाड़ चले जाते हैं, मेवाड़ से उज्जैन चले जाते हैं, शिप्रा नदी के किनारे रहते हैं। वहीं पे दुर्गादास जी राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। कल हमने ये सारी जानकारी देख ली थी। आज आगे चलते हैं अभय सिंह के बारे में। अभय सिंह का बात करें हम, एक बार नाम पहले भी आया है। कब आया है साथियों? हमने मेवाड़ के अंदर पढ़ा था हुडा सम्मेलन। क्या पढ़ा था? हुडा सम्मेलन पढ़ा था। हुडा सम्मेलन के अंदर ये जो अभय सिंह है ये भाग लेता है। अभय सिंह का भाई है बख्त सिंह, वो भी हुडा सम्मेलन में भाग लेता है। तो ध्यान में रहे, एक तो ये जानकारी। क्या जानकारी साथियों? कि हुडा सम्मेलन में भाग लिया अभय सिंह। हुडा सम्मेलन में भी गया था। अभय सिंह तो हुडा सम्मेलन के अंदर लीडर बनना चाहता है, लेकिन किसी सज्जन ने, कवि सज्जन ने कहा था जिसने बाप मारा है वो क्या इस सम्मेलन का लीडर बन सकता है? नहीं बन सकता। सबने इनकार किया, अभय सिंह को लीडर नहीं बनाया। फिर अभय सिंह के समय की एक घटना और है, वो पढ़ती। अभय सिंह के समय की एक घटना और है, खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली घटना, इस खेजड़ली घटना को पढ़ती। अभय सिंह के समय ही में ही खेजड़ली घटना होती है। खेजड़ली स्थान है, स्थान का नाम है, कहाँ पे है जी? जोधपुर के अंदर है। खेजड़ली कहाँ पे है? जोधपुर में। कब हुई घटना? कब हुई घटना की बात करें, 2 तारीख मिलती है। मैंने आपको 2 कैलेंडर बताए थे, एक तो मम्मी वाला कैलेंडर और एक जो वर्तमान में हम कैलेंडर देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। दोनों के अनुसार अलग अलग तारीखें ध्यान में रखना है। भाद्रपद शुक्ल दशमी 1787 विक्रमी संवत को मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार घटना घटी। लो जी, कब घटी? भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787। कब साथियों? विक्रमी संवत 1787। अब हम अपने वाले जो वर्तमान में हम कैलेंडर देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उनके अनुसार तारीख देखें तो तारीख मिलती है अलग। ये तारीख मम्मी वाले कैलेंडर के हिसाब से तारीख दोनों ध्यान में रखनी है। वो तारीख मिलती है जी 12 सितंबर। अब जो ये विक्रमी संवत है 1787, ये सन जो है ये भी चेंज हो जाएगा।
चेंज हो जाएगा। अब बताओ ये जो विक्रमी संवत है जब इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर ईस्वी में लेके आएंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ क्या होगा। ये होगा जी 1730 के अंदर, 1730 ईस्वी में। लो जी, आगे बात अब चलती है। मैं आपको फिर एक बार इन दोनों कैलेंडरों की जो घटना है एक घटना और बता देता हूँ। एक अकाल पड़ा था छपनिया अकाल। कौन सा अकाल? छपनिया अकाल। छपनिया अकाल इतना भयंकर था, इसका नाम छपलिया अकाल कैसे पड़ा? 1956 विक्रमी संवत के अंदर ये अकाल पड़ता है और जो हमारे बुजुर्ग थे उनका जो कैलेंडर है, उनका जो काल है, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसके अनुसार हमने 1730 लिखा है, इससे 57 वर्ष पहले मम्मी वाला जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, ये प्रारंभ हो गया था। हमारे जो बुजुर्गों का कैलेंडर है ये इस ईसा पूर्व का जो कैलेंडर है इससे 57 वर्ष पहले शुरू हो गया। छपनिया काल की बात है ना। कब पड़ता है? कब पड़ता है? छपनिया काल विक्रमी संवत देखते हैं 1956 को पड़ता है। कब पड़ता है? 1956 में। ईसा देखे, ईस्वी देखे तो 1899, 1899 ईस्वी में अकाल पड़ा। इतना खतरनाक अकाल पड़ा, हमारे बुजुर्ग जो थे 57 वर्ष पहले का कैलेंडर है वो उपयोग किया करते थे, तो इन्होंने इस अकाल को नाम ही दे दिया। 56 में पड़ा है तो छपनिया अकाल दे दिया, लिखा है ना 1956 विक्रमी संवत, इस कारण इस अकाल को नाम दे दिया 1956। फिर बात करें ये जो 56 है, ये हमारे बुजुर्गों के लिए इतना अंक खतरनाक हो गया कि हमारे बुजुर्ग जो है 56 अंक से डरने लगे। 56 जो अंक आता है इससे डरने लगे। इसके बाद की बात बताऊं, आज भी इस 56 अंक से बहुत से लोग जो अपने पुराने बुजुर्गों की बात मानते हैं तो वो इस 56 अंक का परहेज करते हैं, इस 56 अंक को आने ही नहीं देते अपनी निगाहों के सामने। बहुत से होटल देखे हैं जिनके अंदर 56 नंबर का रूम नहीं होता। क्या नहीं होता? 56 नंबर का रूम नहीं होता। बहुत से ऐसे स्थान देखे हैं जहां पे 56 लेना अशुभ माना जाता है कि 56 तो ले मत, उस समय की घटना बड़ी खतरनाक घटना है। तो ये ध्यान में रखना। छपनिया काल भी मैंने साथ में बताया है मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार। आगे चले, फिर आगे चलते खेजड़ली घटना। फिर बात करें जोधपुर के अंदर एक किला है मेहरानगढ़ का किला। कौन सा किला है साथियों? मेहरानगढ़ का किला। इस किले का नाम मैंने आपको पहले बता दिया है, जब हमने जोधपुर प्रारंभ किया था तब मैंने आपको बताया था ये मेहरानगढ़ है। ये बाद में परिवर्तन होकर नाम आता है, पहले इस किले का नाम कुछ और था। क्या नाम था? इस किले का नाम मिहिरगढ़ था। बाद में मिहिरगढ़ से मेहरानगढ़ होने लग गया और अब वर्तमान में मेहरानगढ़ ही बोलते हैं। इस मेहरानगढ़ किले के अंदर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। पहले की बात करें, प्राचीन समय की बात करें या मध्यकाल की बात करें, उस समय सीमेंट का उपयोग नहीं होता था। सीमेंट थे नहीं, जानते ही नहीं थे सीमेंट क्या है। चूने का उपयोग किया करते थे। चूने को लिक्विड बना के उस लिक्विड पदार्थ से क्या करते? सीमेंट की जगह उपयोग किया करते। तो अब यहाँ पे सीमेंट नहीं है। इस अभय सिंह ने, इनका एक मंत्री था गिरधर दास जी। कौन था? गिरधर दास जी। लिखते हैं मंत्री है जी ये अभय सिंह का। इन गिरधर दास जी को कहा, गिरधर दास जी आप तो लकड़ी की व्यवस्था करो ताकि चूने को गर्म करके उससे लिक्विड पदार्थ बनाया जाए और निर्माण जो है पूर्ण किया जाए। गिरधर दास जी ने कहा ठीक है, जो आज्ञा मालिक। पता है राजा आदेश दे बाकी जनता न माने हो ही नहीं सकता। गिरधर दास जी ने सेनापतियों को कहा तुम तो जाओ और जहां से भी लकड़ियां मिले ले आओ। राजा ने तो सूखी लकड़ियों के लिए कहा था, लेकिन गिरधर दास जी ने कह दिया जहां से लकड़ियां मिले वहां से ले आओ।
सैनिक चले सेनापति के नेतृत्व में। ये जो खेजड़ली गांव है जोधपुर, यहाँ पे पहुंच जाती। इस क्षेत्र के अंदर वृक्ष ज्यादा थे, सूखी लकड़ियां तो कम थी, लेकिन हरी भरी लकड़ियां ज्यादा थी। खेजड़ली गांव में सैनिक पहुंचते हैं। लकड़ियां सूखी तो इकट्ठी कर ली, बाद में कहा इतनी लकड़ियों से काम चलने वाला नहीं है, लकड़ियां और चाहिए। तो इन्होंने जो हरे भरे पेड़ पौधे थे उनको काटना प्रारंभ किया। तब खेजड़ली गांव के अंदर एक महिला है, मातृ शक्ति है। उस मातृ शक्ति ने इन लकड़ियों को काटने के लिए विरोध किया। उस महिला को आप सब जानती हैं, उस महिला को आप सब जानती हैं। जब हरे पेड़ पौधे बचाने की बात आए तो हम उस महिला का नाम लेती हैं। कौन थी जी? अमृता देवी बिश्नोई। ये जो अमृता देवी बिश्नोई है, इन्होंने विरोध किया कि आप जो है सूखी लकड़ियां लेके जा रही हो, ले जाओ, इनके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप हरे पेड़ पौधे नहीं काट सकते। फिर मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, अगर किसी छोटे व्यक्ति के ऊपर बड़ा व्यक्ति है, हाथ पे हाथ बड़े व्यक्ति का है, तो छोटा व्यक्ति थोड़ा अपनी हैंकड़ी दिखाता है, अहंकार दिखाता है। तो जानती नहीं मैं किसका बंदा, है ना। आज बात करिए, रास्ते पे आरटीओ मिल जाता है, किसी गाड़ी वाले को रुकाया, अगर गाड़ी वाले की थोड़ी जानकारी है बड़े बंदे, तो आरटीओ तू जाना है कि मैं की को बंदो, क्या ले हाथ दियो तो नब्बे रोई को नहीं, मैं यूं करवा दू या करवा दू। आरटीओ भी कह दे है करवा दे, तू तो बेरो को नहीं पर मैं करवा के दिखाऊं। साथी ने क्या काट दे चला, सीट बेल्ट को काट दे, फिटनेस को काट दे है, मुड़ के जाका है लारा या की बाही बात हो गई। सैनिक अमृता देवी को कहती है तू जानती नहीं है हम किसके बंदे हैं। अमृता देवी जी कहती है मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बात ये है मैं आपको हरे पेड़ पौधे नहीं काटने देने वाली। ये जो खेजड़ली गांव है, यहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष ज्यादा थे। और फिर अमृता देवी जो है बिश्नोई समाज से है, कहानी बताता हूँ यहीं से। अमृता देवी जी ने मना कर दिया, सैनिकों ने फिर थोड़ा दबदबा दिखाया। अमृता देवी जी कहते हैं सुनो भाइयों, अगर आपको पेड़ काटनी है तो काटो, लेकिन मैं मेरी न जीवित आंखों से हरे पेड़ पौधे नहीं काटने दूंगी। पेड़ काटने हैं तो आप पहले मुझे काटो, बाद में पेड़ पौधे काट लेना, मैं देख ही नहीं सकूंगी, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी काट लेना आप। अमृता देवी जी ने पहल की तो खेजड़ली गांव के अंदर जितनी ही जनता थी सारी बिश्नोई समाज की जनता थी। बिश्नोई समाज जो है ज्यादा था यहाँ पे। अन्य साथी भी है जिन्होंने अमृता देवी जी का सहयोग किया। अमृता देवी जी के पति भी थे साथ में, रामू जी, बेटियां भी थी साथ में, और अन्य लोग भी थे गांव। अमृता देवी जी जिस वृक्ष के पास, पेड़ के पास खड़े थे, उसको पकड़ लेते हैं, कस के चिपक जाती हैं। सैनिकों को कहते हैं चलाओ हथियार, काटो, मेरे को काटो पहले, बाद में पेड़ कटेगा तो काट लेना। अब सैनिक, भाई राजा का आदेश है, सैनिकों को वैसे ही थोड़ा अहंकार है। सैनिकों ने अपने हथियार चलवाए। अमृता देवी जी व इनके पति रामू जी, इनकी बेटियां और अन्य सहयोगी, कुल मिला के 363 लोग शहीद हुए थे इस घटना के अंदर। कितने शहीद हुए थे? 363 लोग शहीद होती है। अमृता देवी जी, इनके पति है रामू जी, बेटियां हैं इनकी, कुल मिला के 363 लोग शहीद हो गए भी। बाद में राजाओं के जितने सैनिक थे सबने पेड़ काटे, लेकिन राजा को पता चलता है ये घटना होगी, तब राजा ने ये जो पेड़ काटने वाली प्रक्रिया थी इसे रुकवाया भी था। लेकिन इतिहासकारों ने इस स्मृति की तरफ ध्यान नहीं दिया। घटना बस ये बताते हैं कि अभय सिंह के शासनकाल में गिरधरदास जी के नेतृत्व में सेना गई थी, जिसने खेजड़ली गांव के अंदर अमृता देवी के साथ सहयोगी कुल मिला के 363 लोगों को काट दिया था। फिर आगे बात करें।
बात करते हैं जाम्बोजी महाराज पे। जाम्बोजी महाराज ने एक बात कही थी, एक लाइन लिखी थी, सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, कि एक सिर के बदले अगर एक रुख बचता है, एक पेड़ बचता है तो भी वो सस्ता है। और यहाँ पे तो कितने सिर कटे, 363 सिर कटे थे पेड़ को बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज के थे, तो जाम्बोजी महाराज की इस लाइन से भी प्रभावित हुए थे, तभी इन्होंने अभय सिंह की सेना को रोका था, विरोध किया था। लेकिन सेना के हाथ में हथियार थे, कुछ कर नहीं पाए और इनको लोगों ने काट दिया था। 363 लोग शहीद हुए। फिर बात करें, मैं आपको एक और बता, जब हम चिपकू आंदोलन पढ़ते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपकू आंदोलन चलाया गया था। वाक्य में चिपकू आंदोलन देखें तो चिपकू आंदोलन जी हमारी अमृता देवी बिश्नोई जी ने बहुगुणा जी से पहले ही चला दिया था। 363 लोग पेड़ से चिपक गए थे और इनको पेड़ के समेत काट दिया था। तो वाक्य में देखा जाए तो अमृता देवी बिश्नोई जी ने चिपकू आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल जी बहुगुणा से काफी पहले कर दी, काफी पहले कर दी। फिर बात करते हैं इसी पे, हनुमानगढ़ के अंदर बात करें, पीलीबंगा एक क्षेत्र है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महला आपने सुनी है। जब हम सभ्यता पढ़ते हैं तो इन स्थलों की बात करती है। कालीबंगा क्षेत्र है, कालीबंगा के अंदर एसडीएम साहब है, जिन्होंने किसी फंक्शन के अंदर कह दिया था, एसडीएम साहब पश्चिम राजस्थान के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे। उन्होंने कह भी दिया बातों बातों में, कोई बात आई बातों बातों में कह दिया कि वो जो खेजड़ली घटना है वो वास्तव में पेड़ों के लिए नहीं थी। फिर किसी ने, मेरे जैसे साथी ने सामने बैठा था, पूछ लिया तो सर घटना क्या थी? क्या वो तो लोगों के बीच में आपसी विवाद था जमीन के लिए, इसलिए वो लोग आपसी विवाद के अंदर मारे गए, वो कोई शहीद नहीं हुए। दूसरे दिन अखबार में किसी पत्रकार ने लाइन छाप दी, एसडीएम महोदय ने खेजड़ली घटना के बारे में ये बात कही। फिर अगले दिन अखबार आता है, साथ में एसडीएम महोदय के बाद साथ में एक लाइन और आती है, बिश्नोई समाज जो है एसडीएम महोदय की इस बात से गुस्सा, धरना चला काफी समय तक। एसडीएम महोदय के ऑफिस के आगे धरना लगा लिया गया बिश्नोई समाज के लोगों के लिए, चलता रहा, न्यूज आती रही, आज भी धरना प्रारंभ, पिछले 2 दिन से महापड़ाव जारी, पिछले 5 दिन से धरना जारी है। हमारे हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर महोदय पहुंचे, पीसी कैसन, इन्होंने उस स्थल पे जाने का निर्णय लिया, एसडीएम महोदय को साथ में लिया, गए पीसी कैसन, जाके वहां पे जनता को कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पहले 5 मिनट में मेरी बात कहता हूँ, उसके बाद में जो आप कहो मैं आपकी सुनूंगा, सारी बातें सुनूंगा और निर्णय ले। पीसी कैसन ने अपनी बात को प्रारंभ किया। पीसी कैसन जी कहती हैं, हम आज इस स्थल पे एसडीएम महोदय की कही हुई बात के लिए इकट्ठे हैं। मैं बात कहना चाहता हूं, एसडीएम महोदय ने जो बात कह दी, एसडीएम महोदय इस बात से खुद को भी गलत साबित कर रही हैं कि मैंने यह बात गलत कह दी। वो आपके सामने माफी मांगना चाहती, क्या मांगना चाहती हैं? माफी मांगना चाहती। एसडीएम महोदय आपके सामने माफी मांगेंगे, वो भी जो बात है वो बताएंगे। एसडीएम महोदय को माइक दिया, एसडीएम महोदय आती। एसडीएम महोदय ने सबसे पहले सारी जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगी। एसडीएम महोदय ने कहा कि मैं ज्यादा पश्चिमी राजस्थान के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो कहानी सुनी उसी कहानी के बलबूते पे आज ये बात कह डाली, जिसके कारण इतनी बड़ी समस्या हो गई। मैं माफी मांगता हूँ। माफी के साथ साथ एसडीएम महोदय ने कहा कि मैं माफी के साथ साथ आप सबको ये कहता हूँ कि आज मैं 363 पेड़ पौधे लगाऊंगा इस उपखंड के
इधर उधर की जो जमीन है उपखंड के चारों तरफ जहाँ पे मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं, मैं इन 363 शहीद हुए लोगों के लिए 363 पेड़ पौधे लगाऊंगा। फिर पीसी कैसे ने वापस जनता से पूछा, अब आप बताओ, एसडीएम महोदय को वाकई में ही सजा देनी चाहिए, दंड देना चाहिए? आप जो कहोगे वो दंड मैं मान लूंगा। जनता के अंदर आक्रोश था। जनता ने कहा था एसडीएम महोदय को सस्पेंड किया जाए। जनता ने भी बात समझी। जनता ने कहा जब मिल्क ने माफी मांग ली है तो और क्या कहा जाए, सस्पेंड न करे, ठीक है, आगे से ध्यान रखें। पीसी कैसन ने भी अपनी शक्ति का उपयोग न करके अपनी बुद्धि का उपयोग किया और इस मामले को शांतिपूर्वक समाप्त किया। उस दिन की तो मेरे को घटना पता है। मैंने एक न्यूज़पेपर भी देखा था, क्लास देखी थी, क्लास के बाद में उस दिन का न्यूज़पेपर डाउनलोड किया, वो न्यूज़पेपर भी देखा था जिसके अंदर एसडीएम महोदय ने उस दिन तो 363 पौधे लगाए थे। एसडीएम महोदय ने बात भी कही थी, आज के बाद जब भी भाद्रपद शुक्ल दशमी आएगी मैं 363 पेड़ पौधे लगाऊंगा, चाहे मेरी पोस्टिंग कहीं पे भी हो, चाहे मेरी पोस्टिंग कहीं पे भी हो। उसके बाद में भी पता नहीं उन्होंने लगाए कि नहीं लगाए, लेकिन जिस दिन कहा उस दिन तो पेड़ पौधे लगाए थे। मामला शांत हुआ। मामला क्या हुआ? शांत हुआ। फिर आगे बात करें 2018-19 के अंदर यूएनओ के अंदर चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री 18-19 के अंदर। जोधपुर के अंदर फंक्शन था जहां पे पीएम साहब, पीएम महोदय पहुंचे थे। पीएम महोदय ने एक बात कही कि मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि यूएनओ ने चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो अवार्ड दिया है 18-19 में, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमने पर्यावरण की सुरक्षा की, तब हमें ये पुरस्कार मिला। लेकिन फिर मैं एक बार जनता को और बताना चाहता हूं कि यूएनए ने तो हमें 2018-19 में पुरस्कार दिया है, लेकिन ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार है, ये पुरस्कार हमारे क्षेत्र के लोगों ने पहले ही जीत लिया था। सेम बात दोहराती है अमृता देवी बिश्नोई जी की कि वाकई में तो ये पुरस्कार उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया, लेकिन आज यूएनओ ने 2018-19 के अंदर हमें पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो बताना चाहते हैं कि आप भी अमृता देवी जी बिश्नोई के जैसे बनो, पर्यावरण की सुरक्षा करो। फिर एक बात, हमारे वर्तमान के अंदर हमारे क्षेत्र श्री गंगानगर के अंदर अभी कुछ समय पहले ही एक और आंदोलन हुआ था छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंदर। इसी खेजड़ी वृक्ष को लेके बिश्नोई समाज पूरा एकत्रित हुआ था, साथ में और भी साथी एकत्रित हुए थे जिन्होंने जो खेजड़ी वृक्ष काट रहे थे उनका जम के विरोध किया। फिर बात करें विरोध, मैं बताना क्यों चाहता हूँ कि एक तरफ उस दिन किसान साथी समाज बिश्नोई के साथी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसी दिन SC ST आरक्षण के लिए लोगों ने भारत बंद भी कर रखा था। भारत बंद भी कर रखा था। तो ध्यान रखो कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, उस चीज का तो पक्ष लिया नहीं, लेकिन जिस चीज की वाकई में जरूरत नहीं है उस चीज का पक्ष लेके लोग वहां पे जाते हैं। है ये वास्तविक के अंदर बात। जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम उस चीज की तरफ नहीं जाते, हम दूसरे रास्ते पे चलते हैं। तो ध्यान में रखना अमृता देवी बिश्नोई जी को, जब भी बात आए आपसे किसी मातृ शक्ति की बात करे तो आप एक बार जरूर अपने मन से अमृता देवी बिश्नोई जी का नाम लेके जरूर बात करें कि वाकई में मातृ शक्ति तो वो थी जिसने एक रूखे साटे अपना सिर दे दिया था, है ना, अपना सिर दे दिया था कि वो उस समय पर्यावरण के लिए इतना सोच रही थी, लेकिन वर्तमान के अंदर इतना नहीं सोचा जा रहा। सरकार ने भी अमृता देवी बिश्नोई की तरफ ध्यान दिया और इनकी तरफ ध्यान देने के बाद में अमृता देवी बिश्नोई के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रारंभ किया। अमृता देवी
स्मृति पुरस्कार प्रारंभ किया। देखते हैं अब पुरस्कार, आगे चलते हैं इसी कड़ी के अंदर। अभय सिंह के अंदर और कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, आगे 2-4 जानकारी और है वो हम दे देंगे। जब अमृता देवी बिश्नोई जी आई गई है तो इनको और पढ़ लेती हैं थोड़ा। चलते हैं इसी कड़ी के अंदर आगे। लो जी, पुरस्कार की बात करें, 3 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। 1994 के अंदर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कब हुई शुरुआत? 1994 में हुई थी जी। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार 3 क्षेत्र में दिया जाता है। 3 क्षेत्र कौन कौन से है? पर्यावरण के लिए दिया जाता है, तो तीनों क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के लिए होंगे। ध्यान देते हैं किस क्षेत्र में। पहला पुरस्कार दिया जाता है वन संरक्षण के अंदर। किसमें दिया जाता है साथियों? वन्य संरक्षण के अंदर। दूसरा पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए। ये दोनों के दोनों पुरस्कार व्यक्तिगत पुरस्कार है। क्या है? व्यक्तिगत पुरस्कार है, व्यक्ति को दिए जाते हैं। जो पर्यावरण वन्य संरक्षण, वन के संरक्षण व वन्य जीव, जो वन के अंदर जीव जंतु है उनकी रक्षा करती हैं, उनको दिए जाते हैं। एक पुरस्कार और है, 3 क्षेत्र में दिए जाते हैं, एक पुरस्कार और है। वन विकास व वन्य जीव संरक्षण, ये जो दोनों है इन दोनों को मिला के दिया जाता है। वन विकास व वन्य जीव संरक्षण, ये पुरस्कार व्यक्तिगत नहीं है, ये संस्थागत पुरस्कार है। संस्था को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? संस्था को दिया जाता है। अभी हम बात करते हैं मेरे अनुमान से 2018-19 के जो पुरस्कार है वो ही पुरस्कार दिए गए हैं। उसके बाद में न तो वन्य संरक्षण दिया गया, न वन्य जीव संरक्षण दिया गया, न वन विकास व वन्य जीव संरक्षण, ये पुरस्कार दिए गए। लेकिन बात करें फिर इनके अंदर आगे, ये जो वन संरक्षण पुरस्कार है व्यक्तिगत पुरस्कार है, इसके अंदर 50,000 की राशि दी जाती है। पुरस्कार के अंदर कितनी राशि दी जाती है साथियों? 50,000 की राशि दी जाती है। फिर वन्य जीव संरक्षण है, इसी के अंदर भी 50,000 रुपए दिए जाती है। आगे आ गया वन्य विकास व वन्य जीव संरक्षण, संस्था को दिया जाता है ये पुरस्कार। किसको दिया जाता है? संस्था को दिया जाता है। इसके अंदर कितने मिलते हैं? इसके अंदर 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1 लाख, 1 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। फिर बात करें 2018 के अंदर पुरस्कार दिया गया था, ऊपर वाले बता देता हूँ, साथ साथ में नाम बोलता हूँ। वन्य संरक्षण किसको दिए गए? ओम सिंह राजावत को ये पुरस्कार मिला था। ललित पालीवाल को पुरस्कार मिला था वन्य संरक्षण पुरस्कार। इसके बाद में देखिए वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 50,000 की राशि है, सतनाम सिंह जी को ये पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं वन्य विकास व वन्य जीव संरक्षण की। 2018 के पुरस्कार बता रहा हूं मैं जिनको दिए गए। वंडर सीमेंट को दिया गया था। वन्य विकास व वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है, पहली बार 2018 के अंदर ये पहले व्यक्ति वंडर सीमेंट को दिया गया था। संस्था है वंडर सीमेंट, आरके नगर निम्बाहेड़ा के अंदर है। आरके नगर निम्बाहेड़ा के अंदर है ये वंडर सीमेंट। फिर बात करें और किसको दिया गया? वन सुरक्षा व प्रबंधन समिति को दिया गया उदयपुर के अंदर। उदयपुर की है वन संरक्षण व वन सुरक्षा व प्रबंधन समिति को। फिर बात करें हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर, देखते हैं हमारा पड़ोसी जिला गंगानगर जिले का पड़ोसी जिला हनुमानगढ़ जिला, मानव उत्थान सेवा समिति, मानव उत्थान सेवा समिति तलवाड़ा हनुमानगढ़ को भी ये पुरस्कार दिया गया था।
आगे चलते हैं। इसी कड़ी के अंदर अमृता देवी बिश्नोई जी का नाम आया तो मैंने इनकी स्मृति में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी भी थोड़ी चर्चा कर ली। अगर साथियों न्यूज मिले तो थोड़ी और पुरस्कार जो है वो भी इनके देख लेना, किन किन को दिए गए हैं, किन किन को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। आगे चलती है अभय सिंह के अंदर। अमृता देवी बिश्नोई जी को देख लिया, अब अभय सिंह पे वापस चलती हैं। इनके दरबारी कवि हैं, उनके बारे में देखते कौन है साथियों, दरबारी कवि लिखते हैं, दरबारी कवि। दरबारी विद्वान लोच चलती। एक दरबारी विद्वान है कर्णीदान, कौन है, कर्णीदान। फिर एक साथ में मैं कर्णीदान के साथ में एक विद्वान और लेके चलने वाला हूं, दोनों को साथ में समझा देते हैं, अच्छा समझ आएगा। कर्णीदान जी, दूसरे है जी वीरभान, कौन है, वीरभान। इन दोनों विद्वानों ने ग्रंथ लिखे, इन दोनों विद्वानों ने ग्रंथ लिखे। कर्णीदान जी ने लिखा सूरज प्रकाश, क्या लिखा, सूरज प्रकाश। और वीरभान जी ने लिखा राज रूपक, क्या लिखा साथियों, राज रूपक लिखा। अब बात करें दोनों को साथ में क्यों लेके चले। अभय सिंह जब जोधपुर के अंदर राजा थे तब मोहम्मद रंगीला दिल्ली के अंदर थे, मोहम्मद शाह रंगीला, नाम भी रंगीला है, राजा भी रंगीला ही था। जब हम भारत इतिहास के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला पे आएंगे तब मैं आपको मोहम्मद शाह रंगीला की जो कहानी है वो इंडिया हिस्ट्री के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से सुन। इस मोहम्मद शाह रंगीला के समय गुजरात का गवर्नर सर बुलंद खां, गुजरात का गवर्नर कौन है, सर बुलंद खां। इनकी बात करता हूं। मोहम्मद शाह रंगीला का सर बुलंद खां ने विरोध किया, भी क्या किया, विरोध कर दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला का सर बुलंद खां ने, गुजरात के जो गवर्नर है, इन्होंने रंगीला जी का विरोध किया। विरोध किया तो मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला, अच्छा बुलंद खां विरोध कर रहा है। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी सेना को बुलाया और कहा गुजरात पे आक्रमण करना है, सर बुलंद खां पे आक्रमण करना है। सर बुलंद खां के नाम से सेना सारी डरी, सबने इनकार किया। इनकार कैसे किया बताता हूँ। उस समय स्वीकृति कैसे देते थे, मोहम्मद शाह रंगीला अपने दरबार के अंदर सारे सेनापतियों को बुलाता बिठाता, एक थाली के अंदर पान रखते और वो पान लेके घूमते थे राजा सैनिकों सामंतों के आगे, सेनापतियों के। उस पान को जिसने उठाया वो मतलब युद्ध के लिए तैयार है, स्वीकृति देना चाहता। लेकिन उस दिन दरबार के अंदर क्या हुआ, उस थाली से किसी ने भी पान नहीं उठाया। मोहम्मद शाह रंगीला देखता है क्या हुआ, पान नहीं उठाया, जाने वाले नहीं हो क्या, सबने जवाब दिया नहीं सर, सर बुलंद खां के सामने जाना सरल नहीं है, हम नहीं जा पाए। फिर किसी ने बीच में उठ के बोला एक व्यक्ति है जो जा सकता है, कौन, क्या, जोधपुर का राजा अभय सिंह। क्या कहाँ पे है, वो तो जोधपुर में ही है, यहाँ पे है नहीं, जोधपुर गया हुआ है। कब बुलाओ, अभय सिंह को बुलाया गया। अभय सिंह पहुंचता है मोहम्मद शाह रंगीला के पास। कहा गया अभय सिंह जी आपको गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खां के सामने जाना है, युद्ध करना है। हम अभय सिंह इनकार करता है, मैं क्यों जाऊं, जनता तो और भी बहुत है, सैनिक तो और भी बहुत है, उनको भेजो। रंगीला कहता है सबने इनकार किया, कोई जाने वाला नहीं। अभय सिंह कहता अच्छा कोई नहीं जाने वाला, फिर मैं जाऊंगा। ऐसा होता है। अगर छोटे बच्चे हैं उनके अंदर देखिए, स्कूल जाने के लिए रोजाना तैयार करती हैं, नहीं जाती। स्कूल का समय होने वाला है, इधर से आदेश आ जाते हैं कि आज किसी कारणवश स्कूल की छुट्टी करनी पड़ रही है। ऐच्छिक है, अगर बच्चे स्कूल में आते हैं तो अन्यथा नहीं। उस दिन बच्चे बड़े चाव से जाते हैं ना, मैं तो स्कूल जाऊंगा, बड़ा चाव जावे। जब बने रूटीन में जानो है, जग दिन बे दिन का 9 बजे स्कूल लगा तो 9:30 तो उठेगा, मेरो पेट दुख है, मेरो सिर दुख है, मैं कौन नहीं जाऊं,
मेरे काम को नहीं पूरो या बाबा ना बनावे है। अभय सिंह ने ये क्या कोई नहीं जा रहा करनी, फिर मैं जाऊंगा। 1720 की घटना है। 1720 में अभय सिंह जाता है सर बुलंद खां पे आक्रमण करने के लिए। अभय सिंह ने 1720 के अंदर इस सर बुलंद खां पे आक्रमण किया था और इसको हरा देता है। क्या कर देता है? इसको आक्रमण के अंदर, युद्ध के अंदर हरा देता है, हरा देता है। जब अभय सिंह आक्रमण में जाता है गुजरात गवर्नर सर बुलंद खां पे, तब ये जो करनी दान जी है ये अभय सिंह के साथ में जाती है। अभय सिंह के साथ में जाती हैं। जैसे ही आक्रमण होता है, युद्ध होती है, लड़ाई होती है, करनी दान जी ने उस युद्ध का आंखों देखा वर्णन कर लिया। उस युद्ध का आंखों देखा वर्णन कर लिया। वो क्या है? सूरज प्रकाश है। वापस आती है, रंगीला खुश होता है। अभय सिंह जोधपुर आता है, तब कर्णीदान जी कहती है अभय सिंह जी, मैंने एक ग्रंथ लिखा है। कौन सा? क्या जब आप 1720 के अंदर गुजरात गवर्नर पे आक्रमण करने गए थे, आक्रमण किया, वो सारी की सारी जानकारी मैंने लिखी, वो सारी बातें मैंने ग्रंथ के अंदर लिखी है। मतलब सूरज प्रकाश जो है 1720 की घटना का आंखों देखा वर्णन है। किसका है जी? कर्णीदान। अभय सिंह जी ने कहा ठीक है। ग्रंथ थोड़ा बड़ा था। अभय सिंह जी ने कहा इतना बड़ा तो मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, इसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, युद्ध कैसे हुआ, मैं कैसे लड़ा, इसका एक छोटा नोट्स बना के दे दो, छोटा रूप दे दो मेरे को। कर्णीदान जी ने कहा ठीक है। कर्णीदान जी ने इस राज प्रकाश का छोटा रूप लिखा। उस छोटे रूप को जानते हैं बिड़द श्रृंगार के नाम से। किस नाम से जानते हैं साथियों? बिड़द श्रृंगार के नाम से जानते हैं। ये राज रूपक जो है, इसके अंदर भी सेम की सेम कहानी है। जो 1720 में घटना घटती है वो सेम युद्ध की जानकारी है। इसके अंदर जैसे लड़ा गया वैसे लिखा है, लेकिन वीर भान जी ने ये जो राज रूपक ग्रंथ है इसको थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा लिख दिया। इस युद्ध के अंदर एग्जैक्ट टाइम मिलता है, सन मिलता है, तारीख मिलती है। तो सन और तारीख की बात करें तो ये राज रूपक जो है इतिहास की दृष्टि से अच्छा ग्रंथ ये है। इसमें आंखों देखा वर्ण है, जैसे लड़ा गया वैसे लिख दिया, लेकिन इसके अंदर एग्जैक्ट टाइम मिलता है। तो ध्यान में रखना, दोनों के दोनों के अंदर सेम बात है। सूरज प्रकाश ग्रंथ है ये, इसका छोटा रूप अभय सिंह ने पढ़ा, अभय सिंह खुश होता है। सूरज प्रकाश लिखने वाले राइटर कर्णीदान जी को अभय सिंह 1 लाख रुपए का नगद इनाम देता है। 1 लाख रुपए का नगद इनाम देता है। हाथी बुलाता है, हाथी पे बिठा के कर्णीदान जी को हाथी की लगाम अभय सिंह समय पकड़ के और कर्णीदान जी को उनके महलों तक छोड़ के आती है। एक राजा अपने विद्वान को हाथी पे बिठाकर खुद पैदल चल रहा है, छोड़ के आती है। तो आप सोचो कर्णीदान जी की जो इमेज है अभय सिंह के मन में कितनी बड़ी होगी, और अभय सिंह, कर्णीदान जी के मन में अभय सिंह की इमेज जो है कितनी बड़ी होगी कि एक राजा जो है वो विद्वान को हाथी पे बिठा के छोड़ के आ रहा है, साथ में 1 लाख नगद रुपए दिए। आगे फिर बात करें, 2 दरबारी विद्वान पढ़े हैं, एक दरबारी विद्वान और आता है। कौन आता है जी? जगजीवन भट्ट नाम है विद्वान का, जगजीवन भट्ट। अभय सिंह का दरबारी है, तो इसने अभय सिंह के नाम से एक ग्रंथ लिखा, अभ्युदय। अभ्युदय यानी अभय उदय। अभय सिंह के पिताजी थे अजीत सिंह, तो इन्होंने अजीत जी पे भी ग्रंथ लिखा, अजीतोदय, अजीतोदय, अजीत उदय। तो ध्यान में रखना, जगजीवन जी के भी 2 ग्रंथ है। कौन से? अभ्युदय और अजीतोदय। ये कहानी है जी अभय सिंह के बारे में। सारी की सारी कहानी मैंने आपको इस क्लास में बता दी है। सारी कहानी मैं एक बार फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। अभय सिंह राजा है जो पढ़ रही है, 1724 से 1749 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। इसके समय में खेजड़ली घटना होती है, जोधपुर के अंदर है स्थान। भाद्रपद शुक्ल दशमी
विक्रमी संवत 1787 विक्रमी संवत ईस्वी की बात करें 12 सितंबर 1730 की घटना है। मंत्री थे गिरधरदास जी के नेतृत्व में सेना जाती है। अमृता देवी बिश्नोई सेना का सामना करती है। 363 लोग शहीद होते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। विद्वान आपके सामने। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।